we'll be talking about calcium homeostasis as a part of endocrine physiology, and we will be covering it specifically with reference to FCPS Part 1. And traditionally speaking, the textbook that is used for the preparation of Part 1 is First Aid. But the reason that I have this particular book open right now is because of its marvelous and really helpful flowcharts and diagrams, and also because it often provides a lot of context which is occasionally missing in first aid, because first aid is in fact not actually a textbook. Alright, so let's start with calcium. Now you need to understand that plasma calcium, which is basically extracellular calcium, also we can call it total calcium. ठीक है? So whenever we are talking about calcium, as far as calcium homeostasis is concerned, we are talking about the calcium which is in the blood. वो calcium जो कि plasma में मौजूद है basically, right? And the normal concentration of calcium in the plasma is round about 10 mg per dl. Alright, so एक बात ध्यान में रखनी है कि हम बात कर रहे हैं उस कैल्शियम की जो कि प्लाज्मा में है, यानी जो कि ब्लड में है, यानी वो कैल्शियम जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर है. ठीक है, सही है, और जिसकी कंसनट्रेशन नॉर्मली होती है राउंड अबाउट 10 mg per dl. ठीक है, ऑलराइट. सो जो प्लाज्मा कैल्शियम है ना, यानी वो कैल्शियम जो कि प्लाज्मा में है, कैन बी रफली डिवाइडेड इनटू 3 forms. Alternatively, it can also be divided into 2 forms. So we have that calcium which is bound to albumin, and that calcium which is not bound to albumin and therefore can be freely filtered. Alright, so about 40% of the total calcium in the plasma is bound to albumin, and the remaining 60% is not bound to albumin, as you can see in this particular image, and therefore filterable. यानी 40% of total calcium albumin के साथ जुड़ी हुई है और 60% नहीं जुड़ी हुई and therefore freely filter हो सकती है. Now that portion of the calcium, or that portion of the total calcium which is not bound to plasma protein / albumin and therefore ultrafiltrable, can be further divided into free ionized calcium and calcium that is bound to anions. ठीक है, ये जो 60% component है ना, इसमें से 15%, अब हम वो वैल्यूज़ यूज़ कर रहे हैं जो कि फर्स्ट एड में है. 15% एनाइंस के साथ कम्प्लेक्स्ड है और 50% और 45% सॉरी फ्री आयोनाइज्ड है. ठीक है, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. आई विल रीइटरेट माई पॉइंट. जब हम कैल्शियम होम्योस्टेसिस में टोटल कैल्शियम की बात कर रहे होते हैं ना, तो वी आर रेफरिंग टू द कैल्शियम जो कि प्लाज्मा में है, यानी जो कि ब्लड में है. ठीक है, यानी जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में है, नॉट इंट्रा सेलुलर स्पेस. वहाँ कैल्शियम इज़ अ होल डिफरेंट मैटर ऑफ कॉन्वर्सेशन. ठीक है, अब ये जो टोटल प्लाज्मा कैल्शियम है ना, उसको हम ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं इंटू 2 टाइप्स, इंटू 2 फॉर्म्स. वो कैल्शियम जो कि प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंड है, यानी एल्ब्यूमिन के साथ बाउंड है, विच मेक्स अप अबाउट 40% ऑफ द टोटल कैल्शियम. एंड वो कैल्शियम जो कि प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंड नहीं है एंड देयरफॉर फिल्टर हो सकती है, अल्ट्रा फिल्टरेबल है, यानी फॉर एग्जांपल किडनी कर सकती है. ये 60% है. इसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इनटू दैट कैल्शियम जो कि फ्रीली आयोनाइज्ड है प्लाज्मा में, एंड वो कैल्शियम जो कि किसी एनाइन यानी किसी नेगेटिवली चार्ज्ड आयन के साथ कम्प्लेक्स्ड है, 45 and 15% रिस्पेक्टिवली. ठीक है, अब दिस टुक अ बिट ऑफ टाइम, बट आई वांट कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ना, वो अभी आपके जहन में बैठ जाएं ताकि आपको बार बार उन चीज़ों को रिविज़िट ना करना पड़े. Now I would suggest that you take a screenshot of this particular diagram and make the changes as far as the percentages are concerned, because यहाँ से देखने से ज़्यादा आसानी से चीज़ें याद आती हैं. ठीक है,
अच्छा, अनदर कॉन्सेप्ट कि जाहिर सी बात है जो कैल्शियम होम्योस्टेसिस है उसमें जो वेरियस हार्मोनल सिस्टम्स एक्टिवेट होते हैं ना कैल्शियम को बढ़ाने या कम करने के लिए, वो किसी न किसी चीज़ से ट्रिगर करते हैं जो कि ऑब्वियसली कैल्शियम ही है, लेकिन एक्चुअली कैल्शियम की आयोनाइज्ड फॉर्म है। यानी सिर्फ आयोनाइज्ड, यानी जो फ्रीली आयोनाइज्ड कैल्शियम है ना विच मेक्स अप 45% ऑफ द टोटल कैल्शियम, सिर्फ वो इम्पैक्ट कर रही होती है कैल्शियम होम्योस्टैटिक मैकेनिज़म्स को। बाकी इनर्ट होते हैं, वैसे भी इनर्ट होते हैं और होम्योस्टैटिक मैकेनिज़म्स के लिए भी इनर्ट होते हैं। ठीक है, सो ये जो मैंने आपको बात बताई है इससे दो की कॉन्सेप्ट्स आपके जहन में बैठेंगे। एक तो ये कि आपको याद रहेगा कि सिर्फ आयोनाइज्ड कैल्शियम एक्टिव है, बायोलॉजिकली एक्टिव है, बाकी जो दोनों फॉर्म्स हैं वो बायोलॉजिकली एक्टिव नहीं है, दे आर नॉट हैविंग एनी इम्पैक्ट। दूसरी बात ये कि आपको ये पता होगा कि ये जो आयोनाइज्ड फ्रैक्शन है ना वो ही स्टिमुलेट करता है कैल्शियम होम्योस्टैटिक मैकेनिज़म्स को, बाकी यहाँ भी इनर्ट होते हैं। ठीक है, अच्छा, सो एक ये बात होगी, अब आपको पता होना चाहिए कि वो क्या चीज़ें हैं जो कि इम्पैक्ट करती हैं कैल्शियम को। ठीक है, अच्छा, अगर प्लाज्मा प्रोटीन कंसनट्रेशन बढ़ रही है ना या कम हो रही है तो दैट लार्जली स्पीकिंग हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन द आयोनाइज्ड कैल्शियम फ्रैक्शन। टोटल कैल्शियम बढ़ सकती है, कम हो सकती है, आयोनाइज्ड कैल्शियम नहीं चेंज होती। एंड यू डोंट नीड टू गो इनटू डिटेल एज फार एज दिस कॉन्सेप्ट इज़ कंसर्न। बस ध्यान में रखना है कि एल्ब्यूमिन में चेंज होने में टाइम लगता है एंड होम्योस्टैटिक मैकेनिज़्म आयोनाइज्ड कैल्शियम को फॉर द मोस्ट पार्ट स्टेबल ही रखते हैं। जो नीचे वाली बातें ना वो इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, अगर N9 कंसनट्रेशंस चेंज होना बॉडी में तो दे डू हैव एन इम्पैक्ट ऑन दी फ्री आयोनाइज्ड कैल्शियम कंसनट्रेशन। N9s में क्या क्या है, फॉस्फेट है, मैग्नीशियम है, सल्फेट है, एंड वी डू नो दैट ऑल ऑफ दीज हैव एन इम्पैक्ट ऑन कैल्शियम, राइट। ठीक है, अगर किसी वजह से प्लाज्मा फॉस्फेट कंसनट्रेशन बढ़ जाती है ना, ठीक है, तो वो फॉस्फेट जाएगा और कैल्शियम के साथ बाइंड करेगा। सो जो फ्रैक्शन है ना अल्ट्रा फिल्ट्रेबल कैल्शियम की जो कि बाउंड है N9 के साथ, वो फ्रैक्शन बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी इंस्टेड ऑफ बीइंग 15% हो सकता है 20% ऑफ द अल्ट्रा फिल्ट्रेबल कैल्शियम इज़ नाउ बाउंड टू N9s सिंपली बिकॉज देयर इज़ मोर N9 अवेलेबल इन द प्लाज्मा। ठीक है, और जब N9 कॉम्प्लेक्स कैल्शियम बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है जो फ्रीली आयोनाइज्ड कैल्शियम है उसका फ्रैक्शन कम होगा। ठीक है, सो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो अपने जहन में रखनी है। दिस इज़ एक्चुअली वेरी इम्पॉर्टेंट। दूसरी बात ये है कि एसिड बेस एबनॉर्मेलिटीज़ का भी इम्पैक्ट होता है आयोनाइज्ड कैल्शियम की कंसनट्रेशन पर। क्यों? क्योंकि जो एल्ब्यूमिन है ना विच इज़ प्लाज्मा प्रोटीन, इट बेसिकली हैज़ दीज साइट्स, नेगेटिवली चार्ज्ड साइट्स, ठीक है, जिनके साथ कैटाइंस बाइंड कर सकते हैं। एसिडिक कंडीशंस में देयर इज़ अ लॉट ऑफ H+, तो H+ जाकर बाइंड कर जाता है उन नेगेटिवली चार्ज्ड साइट्स के साथ, सो देयर इज़न्ट एनी स्पेस फॉर द कैल्शियम टू बाइंड। ठीक है, तो जब H+ ज़्यादा होगा तो वो फ्रैक्शन टोटल कैल्शियम की जो कि बाउंड है एल्ब्यूमिन के साथ वो बढ़ जाएगी एंड देयरफॉर द फ्रैक्शन ऑफ कैल्शियम विच इज़ फ्रीली आयोनाइज्ड विल डिक्रीज। ठीक है, लेकिन अल्कलॉटिक कंडीशंस में जिसमें देयर इज़ ऑलरेडी अ डेफिशिएंसी ऑफ H+, ठीक है, जब H+ की कंसनट्रेशन कम होगी तो देयर विल बी मोर स्पेस, देयर विल बी मेनी ओपन साइट्स फॉर द कैल्शियम टू बाउंड। तो इस तरह क्या होगा, जो फ्रीली आयोनाइज्ड कैल्शियम है ना उसका फ्रैक्शन, उसकी फ्रैक्शन कम हो जाएगी। ठीक है, यानी एसिडिक कंडीशंस में H+ विल बी गोइंग टू bind with the albumin, therefore not leaving any space for the calcium to bind. ठीक है, so the proportion of calcium that is freely ionized and not bound to the plasma protein will increase. लेकिन similarly अगर conditions abnormally alkalotic है, meaning we have a deficiency of H+, then more of the calcium will bind to the sites on the albumin because more of the sites will be open and therefore the proportion of calcium or the proportion of total calcium that is freely ionized will decrease. तो अभी कुछ बेसिक बातें जो कि समझ आनी चाहिए। Now let's talk about a hypothetical situation. ऐसे ही हुआ है कि pH बढ़ गई है, अल्कलोटिक कंडीशंस है, मे बी रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है, ठीक है, अब H+ की कमी है, therefore the sites
on the albumin which are negatively charged will be free, leading to calcium which was previously freely ionized binding to it, leading to a decrease in ionized calcium, and therefore symptoms of hypocalcemia will develop. Cramps हो गए, paresthesias, numbness and tingling, because there is a fall in ionized calcium, and we previously discussed that it is actually the ionized calcium which is biologically active and taking a part in initiating calcium homeostasis. So as a result, the PTH concentration will increase and the PTH will attempt to compensate. ठीक है, and all of this will basically get reversed. अच्छा, अब so we've talked about calcium homeostasis in some detail. Now we will be talking about the actual factors which regulate calcium homeostasis. अब एक कोऑर्डिनेटेड इंटरेक्शन होता है 3 फैक्टर्स के बीच में और 3 ऑर्गन सिस्टम्स के बीच में. अब वो 3 फैक्टर्स क्या हैं? एक तो PTH है जो कि पैराथायरॉयड हार्मोन बनाता है, दूसरा कैल्सिटोनिन है जो कि थायराइड ग्लैंड के पैराफॉलिकुलर सेल्स बनाते हैं, और तीसरा विटामिन डी है. विटामिन डी डाइट से भी आता है. विटामिन डी हमारी स्किन भी बनाती है व्हेन एक्सपोज्ड टू सनलाइट. अब वो कौन से 3 ऑर्गन सिस्टम्स हैं जो कि कैल्शियम होम्योस्टेसिस में इन्वॉल्व हैं? वी हैव द बोन, वी हैव द किडनी एंड वी हैव द इंटेस्टाइन. ठीक है, अच्छा. Structure of the parathyroid gland is not something which we need to go into detail for. ठीक है, अच्छा. पता होना चाहिए कि एक्शन क्या होता है इन वेरियस सिस्टम्स का. जब प्लाज्मा कैल्शियम कम होता है फॉर वट एवर रीज़न, स्पेसिफिकली वी आर सेइंग जब आयोनाइज्ड कैल्शियम की कंसनट्रेशन कम होती है, तो दैट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन द पैराथायरॉयड ग्लैंड जो कि डिटेक्ट करता है कि देयर इज़ अ डिक्रीज इन प्लाज्मा कैल्शियम. रिस्पॉन्स में वो PTH बनाता है. अ PTH इज़ गोइंग टू हैव एन अफेक्ट ऑन 3 ऑर्गन सिस्टम्स. इनमें से 2 पर प्राइमरीली डायरेक्ट इफेक्ट है, एक पर इनडायरेक्ट इफेक्ट है. ये बात भी कंसेप्चुअली इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, इट्स गोइंग टू हैव एन इफेक्ट ऑन द बोन. बोन से इसने ना कम्युलेटिव रिजॉर्प्शन करानी है कैल्शियम की, जिससे कैल्शियम का लेवल ब्लड में बढ़ेगा. ठीक है, और ये इफेक्ट कैसे मीडिएट होता है? इट इज़ प्राइमरीली मीडिएटेड थ्रू ऑस्टियोक्लास्ट इंटरेक्शन, जो कि मैं एक्सप्लेन करूँगी डायग्रामेटिकली. ठीक है, फिर इफेक्ट होता है किडनी पर. ठीक है, किडनी का जो DCT है ना, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, वहाँ पर इफेक्ट होता है. वहाँ पर ये PTH कैल्शियम की रिजॉर्प्शन करवाता है. याद रखना है, PTH की वजह से किडनी के लेवल पर कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन होती है और फॉस्फेट की एक्सक्रीशन होती है, यानी फॉस्फेट यूरिक है. PTH के लेवल बढ़ेंगे तो यूरिन में कैल्शियम कम होगा क्योंकि वो रीअब्जॉर्ब हो रहा होगा, और फॉस्फेट ज़्यादा होगा क्योंकि उसकी एक्सक्रीशन प्रमोट हो रही होगी बाय द एक्शन ऑफ PTH. दिस इज़ कंसेप्चुअली इम्पॉर्टेंट. ठीक है, अच्छा. थर्ड पॉइंट ये है कि जो PTH है ना, व्हाट इट डज इज़ दैट इट लीड्स टू stimulation of the kidney to make more active vitamin D, and it is this vitamin D which is going to have an impact on the intestine. It's going to increase the absorption of calcium from the diet. ठीक है, इसलिए अगर आपके पास विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो ना, तो आप जितना भी कैल्शियम लेंगे ना अपनी डाइट में, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा. इट्स गोइंग टू गेट एक्सक्रीटेड इन द फीकल मैटर. ठीक है, उसकी एब्जॉर्प्शन होगी नहीं जब तक कि विटामिन डी नहीं है, और विटामिन डी तब तक काम नहीं करेगा जब तक कि वो 2 स्टेज प्रोसेस से एक्टिवेट नहीं होगा. इस 2 स्टेज प्रोसेस की पहली स्टेज लिवर में होती है विच डज़ नॉट नीड एन एंजाइम. सेकेंड स्टेज किडनी में होती है विच डज़ नीड एन एंजाइम एंड विच डज़ नीड टू गेट प्रमोटेड बाय PTH. ठीक है, ये बातें इंपॉर्टेंट है. अच्छा, हाउ, अब एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्चुअल बात है, वो ये है बेसिकली कि हाउ डज़ बोन रिमॉडलिंग अकर इन रिस्पॉन्स टू PTH. So this is a diagram from another book. ठीक है, अच्छा. अब PTH का इम्पैक्ट होता है किस चीज़ पर? ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स पर होता है या उनके प्रिकर्सर्स पर होता है? वी नो कि 2 तरह के सेल्स होते हैं बोन में. ऑस्टियोब्लास्ट जो कि बोन सेल्स हैं, एंड ऑस्टियोक्लास्ट
जो कि मॉडिफाइड मोनोसाइट्स होते हैं, जिनका मेन रोल होता है बोन रिमॉडलिंग में। अब जो ऑस्टियोक्लास्ट है ना, उन्होंने बोन रिजॉर्प्शन करनी होती है, बट दे डोंट हैव अ रिसेप्टर फॉर पीटीएच unfortunately. But osteoblast, they do have a receptor of PTH and therefore they can respond to or communicate with PTH. जब PTH के levels बढ़ते हैं ना in response to a decrease in serum calcium या whatever, तो osteoblast के साथ communication होती है PTH की, and in response to this communication osteoblast एक substance बनाते हैं या एक substance को express करते हैं known as रैंक लाइगेंड। सिर्फ रैंक नहीं बोलना, रैंक लाइगेंड बोलना है। एक लाइगेंड क्या होता है? एक लाइगेंड एक ऐसी चीज़ है जो कि इंटरैक्ट करती है किसी रिसेप्टर के साथ। सो जो ऑस्टियोब्लास्ट है ना, विच इज़ बेसिकली मैच्योर बोन सेल्स, वो एक्सप्रेस करते हैं या सिक्रीट करते हैं रैंक लाइगेंड को। ये जो रैंक लाइगेंड है ना, वो इंटरैक्ट करता है ऑस्टियोक्लास्टिक प्री मैच्योर सेल्स के साथ, यानी इमैच्योर ऑस्टियोक्लास्ट के साथ, जिनकी सरफेस पर एक रिसेप्टर मौजूद है नोन एज दी रैंक रिसेप्टर। ठीक है, और इस इंटरेक्शन की वजह से जो प्रिकर्सर ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं ना, वो स्टिमुलेट होते हैं एंड दे बिकम मैच्योर ऑस्टियोक्लास्ट। ठीक है, और देन दे स्टार्ट टू डू देयर जॉब। ठीक है, हमेशा ना ऑस्टियोक्लास्ट एंड ऑस्टियोब्लास्ट दोनों ही एट ऑल टाइम्स दे आर डूइंग वर्क, लेकिन व्हाट इज़ हैविंग अ मोर सिग्निफिकेंट आउटकम इज़ बेस्ड ऑन द कंडीशंस। यानी प्यूबर्टी के वक्त ऑस्टियोब्लास्ट ज़्यादा काम कर रहे हैं, जब कैल्शियम की कमी है और रैंक लाइगेंड रैंक रिसेप्टर इंटरेक्शन हो रहा है, तब कुछ टाइम के लिए ऑस्टियोक्लास्ट का एक्शन प्रीडोमिनेट करने लगेगा। ठीक है, सिमिलरली ऑस्टियोब्लास्ट एक और सब्सटेंस भी बनाते हैं नोन एज ऑस्टियोप्रोटेग्रिन। ठीक है, ऑस्टियोप्रोटेग्रिन का सॉर्ट ऑफ लाइक एक इनहिबिटरी रोल होता है, अपने ही रैंक लाइगेंड के साथ वो इंटरेक्ट करता है ताकि वो अवेलेबल ना हो रैंक रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। ठीक है, सो ये बेसिकली इस कंट्रोल मैकेनिज्म ऑफ सॉर्ट्स होता है। अब थोड़ा रिवाइज करते हैं, क्या पता होना चाहिए इस टॉपिक में। पता होना चाहिए कि कैल्शियम की क्या क्या फॉर्म्स मौजूद होती हैं ब्लड में, परसेंटेजेस भी याद होनी चाहिए, यानी द फैक्ट कि 40% इज़ एल्बुमिन बाउंड एंड द रेस्ट इज़ अल्ट्रा फिल्ट्रेबल। इस इमेज की आप पिक्चर ले लें। एक आइडिया होना चाहिए कि हाइपोकैल्सीमिया और हाइपरकैल्सीमिया कैसे मैनिफेस्ट करते हैं। श्वास्टिक एंट्रोशोसाइन हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, ये पता होना चाहिए कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इम्पैक्ट करेंगे फ्री आयोनाइज्ड कैल्शियम की कंसंट्रेशन को, यानी पीएच एंड N9 कंसंट्रेशन, एंड वो कौन सा फैक्टर है जो कि उसको अफेक्ट नहीं करेगा। ये इमेज जहन में होनी चाहिए ताकि आपको याद रहे कि एसिडिक इन्वायरमेंट में आयोनाइज्ड कैल्शियम ज़्यादा क्यों होगा और एल्कलॉटिक इन्वायरमेंट में आयोनाइज्ड कैल्शियम की कंसंट्रेशन कम क्यों होगी। ये तमाम बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसके अलावा ये एक जनरलाइज्ड ये डायग्राम भी जहन में होनी चाहिए, और ये भी जहन में होना चाहिए कि जो इंटेस्टाइन पर इफेक्ट है ना, वो मीडिएट हो रहा है इनडायरेक्टली वाया एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी। बाकी जो इफेक्ट्स हैं वो डायरेक्ट हैं। ये भी पता होना चाहिए कि जब पीटीएच का इफेक्ट होगा ना बोन में, और बोन की रिजॉर्प्शन होगी, तो कैल्शियम एंड फॉस्फेट फॉर द मोस्ट पार्ट दोनों ही मोबलाइज होंगे, और इंटेस्टाइन से भी दोनों की ही एब्जॉर्प्शन होगी। लेकिन जो ओवरऑल इफेक्ट होता है ना पीटीएच का, इज़ इन इंक्रीजिंग द कैल्शियम एंड डिक्रीजिंग द फॉस्फेट इन द ब्लड। ठीक है, इट इज़ बिकॉज किडनी पर जो इफेक्ट है ना, वो फॉस्फेट यूरिक कैन, वो एक प्रिडोमिनेंट इफेक्ट है। ये बात जहन में रखने वाली है। अच्छा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। ये बातें उन्होंने बताई हुई हैं कि पीटीएच के बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं बोन में कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए पता होना चाहिए कि जो पीटीएच रिसेप्टर्स हैं ना, वो ऑस्टियोब्लास्ट पर होते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट पर नहीं होते हैं। इसलिए थोड़ा सा लंबे तरीके से हम बोन रिमॉडलिंग तक पहुंचते हैं, यानी पहले ऑस्टियोब्लास्ट के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है, फिर जाके ऑस्टियोक्लास्ट तक कम्युनिकेशन होती है। इन देयर इज़ अ कम्युनिकेशन गैप। पीटीएच डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकता ऑस्टियोक्लास्ट के साथ, एंड देयरफॉर बोन रिजॉर्प्शन के लिए पहले बातचीत ऑस्टियोब्लास्ट के साथ करनी पड़ती है। ठीक है, बात यह है कि पीटीएच कैन कॉज एन इंक्रीज इन बोन फॉर्मेशन बाय अ डायरेक्ट एक्शन ऑन द ऑस्टियोब्लास्ट। ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में एंड अल्टीमेटली ज़्यादा वो रिजॉर्प्शन कराता है। अभी आपने फार्माकोलॉजी पढ़ी है ना, उसमें एक पीटीएच एनालॉग होता है।
ठीक है, उसको आप इंटरमिटेंटली देते हैं और वो एक्चुअली ऑस्टियोपोरोसिस को ट्रीट करता है. सो आई होप दिस मेक सेंस नाउ. जो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट है ना, क्योंकि वो ऑस्टियोक्लास्ट में है इसलिए जो मोर प्रिडोमिनेंट इफेक्ट है वो बोन रिजॉर्प्शन वाला है. ठीक है, याद रखना है कि जो ओवरऑल इफेक्ट है ना पीटीएच का ऑन बोन इज़ टू प्रमोट द रिजॉर्प्शन ऑफ बोन, डिलीवरिंग बोथ कैल्शियम एंड फॉस्फेट टू द ईसीएफ. तो ये बात इंपॉर्टेंट है. पीटीएच के दो एक्शंस हैं किडनी पे. पीटीएच की अब्जॉर्प्शन की पीटीएच के दो इफेक्ट्स हैं. फॉस्फेट की रीअब्जॉर्प्शन की इनहिबिशन होती है, इसलिए पीटीएच की वजह से फॉस्फेट यूरिया होता है, इंक्रीज्ड एक्सक्रीशन होती है फॉस्फेट की यूरिन में. ठीक है, साथ में जो साइक्लिक एएमपी जनरेट हो रहा होता है ना प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में, वो भी यूरिन में एक्सक्रीट हो जाता है. ठीक है, ये जो फॉस्फेट यूरिक एक्शन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर साथ में, क्योंकि बाकी जो दो मैकेनिज़म्स हैं ना उनसे फॉस्फेट एंड कैल्शियम दोनों की मिकदार बढ़ रही है ब्लड में, तो उस फॉस्फेट ने तो कैल्शियम के साथ कम्प्लेक्स कर देना है, देयरफॉर लीडिंग टू अ डिक्रीज इन आयोनाइज्ड कैल्शियम एंड बेसिकली वी एंड अप नोवेयर. इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक ऐसा मैकेनिज़्म हो जो कि फॉस्फेट को निकाले बॉडी से, विच इज़ द नीड ऑफ द आवर बेसिकली. ठीक है, सो एक्सक्रीटिंग फॉस्फेट इन द यूरिन अलाउज द प्लाज्मा आयोनाइज्ड कैल्शियम कंसनट्रेशन टू इंक्रीज, अदरवाइज वो ना बढ़ पाए. दूसरा इफेक्ट है वो ऑब्वियस है कि पीटीएच का किडनी पर क्या इम्पैक्ट है कि कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन स्टिमुलेट होती है. जो इफेक्ट होता है ना फॉस्फेट पर वो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के लेवल पर होता है, जो इफेक्ट है ना कैल्शियम पर दैट इज़ एट द लेवल ऑफ द टीसीटी. स्मॉल इंटेस्टाइन पर पता होना चाहिए कि पीटीएच का डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है वाया एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी. ठीक है, अच्छा अब हम मेजॉरिटी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर चुके हैं. अब देयर इज़ दिस रियली नाइस टेबल जिसको अगर हमने अभी इस लेवल पर कर लिया तो पैथोलॉजी करते हुए हमें कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी. ठीक है, अब देयर इज़ समथिंग कॉल्ड हाइपर पैराथायरॉयडिज्म एंड देयर इज़ समथिंग कॉल्ड हाइपो पैराथायरॉयडिज्म. हाइपर पैराथायरॉयडिज्म को हम ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में पीटीएच की ओवर प्रोडक्शन इज़ बिकॉज ऑफ समथिंग टू डू विद द पैराथायरॉयड हार्मोन इटसेल्फ. या तो कोई एडिनोमा है या जनरलाइज्ड हाइपरप्लेजिया पीटी पैराथायरॉयड ग्लैंड्स का, जिसकी वजह से वो ओवर प्रोड्यूस कर रहे हैं. जाहिर सी बात है प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में पीटीएच के लेवल्स ज़्यादा ही होंगे. ठीक है, और जब पीटीएच के लेवल्स ज़्यादा होंगे तो पीटीएच विल लीड टू एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी. तो जो एक्टिव फॉर्म है विटामिन डी के उसके भी लेवल्स ज़्यादा होंगे, बोन की भी रिजॉर्प्शन ज़्यादा होगी. ठीक है, और पीटीएच का क्या इफेक्ट होता है, यूरिन में फॉस्फेट ज़्यादा एक्सक्रीट होगी. ठीक है, और यूरिन में साइक्लिक एएमपी भी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी. बट वाई आर दे सेइंग कि यूरिन में कैल्शियम ज़्यादा है, बेस लाइन से ज़्यादा है, क्योंकि अब हाइपर कैल्सीमिया हो रहा है ना, या कैल्शियम के लेवल्स बढ़ रहे हैं ना ब्लड में, तो ऑटोमेटिकली कैल्शियम ज़्यादा ही एक्सक्रीट होगा, इवन इफ द परसेंटेज गेटिंग अब्जॉर्ब्ड इज इंक्रीज एज वेल. सीरम कैल्शियम भी ज़्यादा होगी, सीरम फॉस्फेट विल बी कम, बिकॉज दैट इज़ द अल्टीमेट इफेक्ट वी आर वांटिंग. अच्छा, इधर उन्होंने सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म को डिस्कस नहीं किया, विल टॉक अबाउट दैट लेटर. अब है हाइपो पैराथायरॉयडिज्म. सर्जिकल यानी ऑफन टाइम्स ना थायराइड ग्लैंड को रिमूव करते करते, क्योंकि पैराथायरॉयड हार्मोन इंटीमेटली लोकेटेड होते हैं थायराइड ग्लैंड के साथ, तो वो भी रिमूव हो जाते हैं. इस सर्कमस्टांस में क्या होगा, पीटीएच बन ही नहीं सकेगी, ग्लैंड ही नहीं है, पीटीएच नहीं बन सकेगी तो विटामिन डी भी एक्टिव फॉर्म में नहीं होगा, बोन की रिजॉर्प्शन कम होगी, देयर इज़ नथिंग स्टिमुलेटिंग इट, स्टिमुलेशन इज़ बाय द पीटीएच. यूरिन में फॉस्फेट कम है, यूरिन में साइक्लिक एएमपी कम है, सीरम में कैल्शियम कम है, सीरम में फॉस्फेट ज़्यादा है. सो ये आसान सी बातें हैं. व्हाट अबाउट सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म. सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में पैराथायरॉयड ग्लैंड बिल्कुल नॉर्मल होता है और बिल्कुल नॉर्मल मिकदार में हार्मोन बना रहा होता है, लेकिन मसला रिसेप्टर्स के साथ होता है. तो पीटीएच विल बी नॉर्मल और एलिवेटेड, लेकिन विटामिन डी विल नॉट बी देयर इन द एक्टिव फॉर्म, क्योंकि एक्टिवेशन नहीं हो रही, रिसेप्टर इज़ नॉट एबल टू रिकग्नाइज द पीटीएच, बोन की रिजॉर्प्शन नहीं होगी, यूरिन में फॉस्फेट कम है, यूरिन में साइक्लिक एएमपी कम है, सीरम में कैल्शियम कम है और सीरम में फॉस्फेट ज़्यादा है. तो ये मोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स आई एम होपिंग के समझ आ गए होंगे. आगे वी विल बी टॉकिंग अबाउट कैल्सिटोनिन. अच्छा, ये इंटेस्टाइनल कैल्शियम अब्जॉर्प्शन की एक पिक्चर है. ठीक है, इसको बस देख लें, इसको ज़्यादा अंडरस्टैंड इट्स नॉट दैट रेलिवेंट टू अस नाउ. कैल्सिटोनिन के बारे में कुछ मेजर बातें पता होनी चाहिए.
एक तो ये ऑब्वियस सी बात है कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि थायराइड ग्लैंड में पैराफॉलिकुलर सेल्स हैं, वो कैल्सिटोनिन बनाते हैं. कैल्सिटोनिन इज़ हैविंग समवट ऑफ एन ऑपोजिट इफेक्ट एज फार एज पीटीएच इज़ कंसर्न्ड. फंक्शन क्या होता है? ये बेसिकली इनहिबिट करता है बोन की रिजॉर्प्शन को. बोन की रिजॉर्प्शन को स्टिमुलेट कर रहा था कौन? कैल्शियम, सॉरी पीटीएच और विटामिन डी. इनहिबिट कौन करता है? कैल्सिटोनिन. बस इतनी सी बात इंपॉर्टेंट है. ठीक है. इसकी रेगुलेशन कैसे होती है? जब सीरम कैल्शियम बढ़ता है तो इसके लेवल्स भी बढ़ने लगते हैं. ठीक है. इट इज़ एन इंडिकेटर कि अब अच्छा कैल्शियम है ब्लड में, वी डोंट नीड टू ब्रेक डाउन द बोन एनी मोर. यानी हम कह सकते हैं कि कैल्सिटोनिन ना अपोज करे पीटीएच के एक्शन को. वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कैल्शियम होम्योस्टेसिस में. ठीक है. सो बेसिकली जो बोन के लेवल पर होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म्स है ना, वहाँ पर ये रेलेवेंट है. बाकियों के साथ तो इतना प्रॉब्लम नहीं करता.